एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं AIB के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। AIB 5th नंबर का जो AIB है 2013 में हुआ है, इसके प्रीवियस ईयर के इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके AIB 17 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, Which are the provisions under Indian Evidence Act 1872 that deals with relevancy of opinion of experts? क्या करें कि कौन सा प्रोविजन है एविडेंस एक्ट में जो कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की रेलिवेंसी से डील करता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, देखिए 46। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज्ड जॉइंटली एंड ट्राइड टुगेदर अंडर सेक्शन 223 ऑफ CRPC। क्या कह रहे हैं कि कौन से पर्सन्स को जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है, एक साथ ट्राई किया जा सकता है सेक्शन 223 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन में सेम ऑफेंस कमिट करने वाले जो एक्यूज्ड पर्सन है उनको साथ में जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। मतलब पर्सन जो कि ऑफेंस जिसने किया है और जिसने कि वह एक्यूज जिसने कि अबेटमेंट किया है उसी ऑफेंस का, ठीक है, या अटेम्प्ट किया है। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस का अक्यूज्ड और उसके अबेटमेंट का और अटेम्प्ट का अक्यूज्ड, उनको जॉइंटली ट्रायल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। एक ही कार्य करने गए थे, सेम ट्रांजेक्शन था, लेकिन ऑफेंस डिफरेंट किए हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑफेंसेज इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे केसेज में हम जॉइंटली ट्रायल किया जा सकता है, कर सकते हैं इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ रिलेट्स टू। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि जो विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है, क्राइम का जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिलता है, तो क्रिमिनल लॉ में वह किस सेक्शन से रिलेट करता है। कौन सा सेक्शन आएगा, 357। सेक्शन 357 विक्टिम के कंपनसेशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Section 5 of Limitation Act 1963 enables the court to condone delay in filing on sufficient satisfaction of sufficient cause। क्या कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 है वो कॉन्डोनेशन डिले की बात करता है। तो वो कॉन्डोनेशन जो डिले है वो किस किस में मिलेगा, शूट में, अपील में, एप्लीकेशन में, पिटीशन में, किस किस चीज़ में वो कॉन्डोन डिले आपको उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जबकि सफिशिएंट कॉज होता है, सफिशिएंट सेटिस्फाई करता है कोर्ट को। तो कौन कौन सा ऐसा है, तो देखिए अपील और एप्लीकेशन के केस में, अपील और एप्लीकेशन के केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस अंडर CPC दैट रिलेट्स टू शूट बाय इंडिजेंट पर्सन्स। CPC के अंदर प्रोविजन कौन सा है जो कि इंडिजेंट पर्सन के सूट से रिलेट करता है, तो कौन सा है इसमें, ऑर्डर 33। ठीक है, ऑर्डर 33 है इंडिजेंट पर्सन का सूट, और इंडिजेंट की अपील कहाँ लगती है, ऑर्डर 44 में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर पार्टी टू ए सूट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एज टू फैक्ट्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टी, ही मे एडमिनिस्टर टू हिज एडवर्सली ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। क्या कह रहे हैं कि वेयर पार्टी टू ए सूट, सूट की कोई पार्टी होती है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फैक्ट्स के बारे में अपोजिट पार्टी से। ठीक है, ही में एडमिनिस्टर टू हिज एडवर्सरी, वह अपने एडवर्स पार्टी को क्वेश्चंस की सीरीज लगा देती है, तो इसको क्या कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन पिटीशन, क्वेश्चन पैम्पलेट, इंटेरोगेटरीज और डिस्कवरी। तो क्या कहेंगे इसमें हम, इंटेरोगेटरीज कहा जाएगा। एक पार्टी को दूसरी पार्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालने हैं, फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जितने भी क्वेश्चन कहे जाते हैं उनको इंटेरोगेटरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, limitation period prescribed in filing a suit by a mortgager to recover possession of immovable property mortgage। क्या कह रहे हैं कि लिमिटेशन पीरियड जो प्रेस्क्राइब किया गया है सूट फाइल करने में मॉर्गेजर के द्वारा
इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज रिकवर करने के लिए, तो वह कितना है? तो कितना है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का? मॉर्गेज के केस में 30 ईयर्स है। मॉर्गेज के सूट में लिमिटेशन पीरियड है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसाइड्स एज टू विच ऑफ द सेवरल ही और शी विल एग्जीक्यूट द डिक्री? कौन डिसाइड करता है कि इन सेवरल बहुत सारे तरीकों में से कौन से तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट की जाएगी? ठीक है, देखिए तो इसमें है प्लेंटिफ, कोर्ट, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर। क्या आंसर होगा आपका? डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर डिसाइड करता है कि किस तरीके से डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, कहाँ दिया गया है ये दिया गया है सेक्शन 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए टीचर इज नॉट ए वर्कमैन फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्कमैन। मतलब ये बोल रहे कि टीचर वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं होता। अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 दिस वॉज अपहेल्ड इन विच केस? किस केस में ये अपहेल्ड किया गया? तो केस का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेज रामनाथ। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद, ये क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है वो किससे डील करता है? तो सेक्शन 9 तो सबको पता है किससे डील करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डील्ड अंडर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है वह किस सेक्शन में किस आर्टिकल में कही गई है? तो किसमें कही गई है? आर्टिकल 131 में कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिंसिपल रेगुलेटर इनवाइसेड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। क्या बोल रहे हैं? जो प्रिंसिपल रेगुलेटर है जो कि इनवाइस किया गया अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। जो प्रिंसिपल रेगुलेटर होता है ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग वो होता है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड मैनेज द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा जो कि प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और मैनेज करता है प्रॉपर्टी को, किसमें? जबकि सूट लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग चल रहा है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे। रिसीवर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक इज अ सूट फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। क्या कह रहे हैं? देखिए ऑप्शन देखिए इसमें, जॉइंट सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट, कॉलेजिव सूट और कलेक्टिव सूट। तो इसको क्या बोला जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव सूट बोला जाएगा। क्यों? देखिए दोबारा समझिए क्वेश्चन को। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन, एक या एक से अधिक लोगों के अगेंस्ट फाइल किया जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स, उनके खुद के बिहाफ पर, एंड अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन द सूट। ठीक है, दूसरों का भी इसमें सेम इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो सूट कर रहा है यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव सूट। कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जा सकता। कब? देखिए, टू रिस्ट्रेन इन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू डेट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। क्या कह रहे हैं कि किसी पर्सन को रोकना है किससे? कि वह सूट ना लगाए। ठीक है, कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में सूट ना लगाए, उसके लिए इंजंक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या कहते हैं? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब किसी लेजिस्लेटिव बॉडी से किसी पर्सन को रेस्ट्रेन करना कि वह किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के आगे अप्लाई ना करे।
थर्ड है टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए क्रिमिनल मैटर, मतलब किसी भी क्रिमिनल मैटर में अब प्रोसीडिंग को या प्रोसिक्यूट करने के लिए सूट को इंस्टीट्यूट करने से किसी को रेस्ट्रेन करना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बात थी कि किस चीज़ में इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते थे। तीनों ही मैटर ऐसे हैं जिनमें इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते। मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति को उस न्यायालय, मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के बता रही हूँ, किसी व्यक्ति को उस न्यायालय जिसने निषेधाज्ञा चाही गई है उससे अधीनस्थ नहीं वाले न्यायालय में किसी कार्यवाही को प्रस्तुत करने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विधायी निकाय को आवेदन करने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिए। थर्ड है दांडिक मामले में किसी कार्यवाही को पेश या अभियोजित करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सारे ही केसेस ऐसे हैं जिसमें कि इंजंक्शन नहीं किया जा सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ओवरस्ट्रिक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन इज ए। क्या बोला है आपको इसमें कि किसी पब्लिक सर्वेंट को ओवरस्ट्रिक्ट करना उसके पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करने से, ये क्या माना गया है? नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, सिविल रॉन्ग, नन ऑफ द अबव। तो किसी पब्लिक पर्सन को, जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसको अब उसके पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज करने से, अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करने से जो ओवरस्ट्रिक्ट करता है वो आएगा बेलेबल ऑफेंस में आएगा। और ये कहाँ दिया गया है? आईपीसी के सेक्शन 186 में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई ए ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एज पर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक ट्रस्टी के द्वारा बनाया जाता है अपनी पावर का एक्सेस करके, अपनी जितनी पावर है उससे ज़्यादा का यूज़ करके या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ये कहाँ दिया गया है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये क्वेश्चन है, सेक्शन 11 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है। हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा सेकंड। ठीक है, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि यदि कुछ ट्रस्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है अपनी पावर को एक्सेस में यूज करके या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा, तो उसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, द टाइप ऑफ डिसेबलमेंट इनवाइसेड अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट that reduce the capacity to work in any employment similar to that the worker was performing at the time of accident is referred to। क्या कह रहे हैं कि डिसेबलमेंट का एक टाइप, मतलब अयोग्यता का एक प्रकार जो कि इनवाइस किया गया है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में, जो कि वर्क कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। किसी भी रोजगार करते हुए, किसी व्यवसाय को करते हुए वह वर्क कैपेसिटी को कम कर रहा है। सिमिलर टू डैट द वर्कर वॉज परफॉर्मिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इज रेफर्ड। जो कैपेसिटी वह पहले यूज करता था एक्सीडेंट से पहले, उस कैपेसिटी को कम कर दिया गया है एक्सीडेंट के द्वारा, तो उसको एम्प्लॉय कंपनसेशन दिया जाता है। तो यह किस में बताया गया है, मतलब किस कैटेगरी में इसको बताते हैं? तो उसमें परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट बोलेंगे इसको। फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट प्रीएम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ, एंड दिस हैज़ बीन ओवर रूल्ड इन द केस ऑफ। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहे हैं कि ऐसा हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये किस केस में कहा गया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? ये कहा गया इन रे बेरूबारी यूनियन में कहा गया। और इस दिस हैज़ बीन ओवर रूल्ड, मतलब इसको ओवर रूल कर लिया, इसको चेंज कर दिया गया डिसीजन को। वो किस में किया गया? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया। उसमें कहा गया था प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, रे बेरूबारी केस में तो कहा गया कि प्रीएम्बल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद उसको ओवर रूल किया गया केशवानंद भारती केस द्वारा, जिसमें बताया गया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका हेल्ड that compulsory brain mapping and polygraph test and narco analysis were in violation of following articles of constitution। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का वायलेशन होता है अगर ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट ये सब करवाए जाते हैं
मतलब मैंडेटरी अगर इनको कर दिया जाता है तो ये होगा आर्टिकल 20 और 21 का वायलेशन। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कानून डिक्लेयर कर दिया गया है, लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है, वह सारी कोर्ट्स पर बाउंड होगा। शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यह कहाँ मेंशन किया गया है, तो कहाँ बताया गया है ये? आर्टिकल 141 में ये बात भूली गई है। ठीक है, आर्टिकल 141 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ डिक्लेयर कर दिया वह सारी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मियर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ विच प्रोविजन ब्रिंग्स इन सच प्रोहिबिशन। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है वह केवल ग्रांट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, वह केवल इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के पर्पज से स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाता है, नॉट फॉर द मियर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉ। पीनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये प्रोविज़न कौन से, विच प्रोविज़न ब्रिंग्स इन सच प्रोहिबिशन, ऐसा प्रोहिबिशन किस सेक्शन में दिया गया है आपको, तो ये दिया गया है सेक्शन 4 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 4। ये बात कहता है कि इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए इसका यूज किया जाएगा, ना कि पीनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जस्टिस रामानंदन कमेटी रेफर्स टू, जो जस्टिस रामानंदन कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो यह है क्रीमी लेयर। आपका आंसर होगा क्रीमी लेयर से। जस्टिस रामानंदन कमेटी, याद रखिए, क्रीमी लेयर से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू। ठीक है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे दी जाएगी, यह इन्फोर्स किया जा सकता है। किस में दिया गया है ये? आर्टिकल 14 में और आर्टिकल 16 में। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बराबर कार्य के लिए बराबर पेमेंट की जाए, यह इन्फोर्स किया गया है आर्टिकल 14 और 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉज मेंशन अंडर। देखिए जो क्या बताया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रत्येक स्टेट की, वह एक्सरसाइज की जाएगी एज टू इंश्योर कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उनके द्वारा कंप्लायंस करने के लिए और किसी एग्जिस्टिंग लॉ के लिए। तो ये कहाँ दिया गया है आपका? आर्टिकल 256 में यह बात की गई है। ठीक है, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ इसको। देखिए, प्रत्येक राज्य की जो निष्पादन शक्ति होती है ऐसे उपयोग की होगी जैसे कि संसद की ओर से बनाए गए कानून तथा किसी विद्यमान कानून की पालना सुनिश्चित हो। ठीक है, मतलब जो प्रत्येक राज्य की जो एग्जीक्यूटिंग पावर है उसका उपयोग ऐसे किया जाएगा कि जैसे संसद की ओर से ही कानून बनाया गया है और जो विद्यमान कानून है उसकी पालना करना निश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद 256 में यह बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अंडर सेक्शन 171 ऑफ कंपनीज एक्ट ए जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मे बी कॉल्ड बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग फॉर नॉट लेस देन, मतलब सेक्शन कंपनी एक्ट का सेक्शन 171। ठीक है, इसमें जनरल मीटिंग होती है कंपनी की जो मे बी कॉल्ड बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग। राइटिंग में जैसे कंपनी की जनरल मीटिंग बुलानी है तो राइटिंग में नोटिस देना होगा। वो कितने दिन का होगा ये पूछा गया आपसे यहाँ पर, तो ये होगा 21 दिन, फॉर नॉट लेस देन 21 दिन, 21 डेज। ठीक है, सेक्शन 171 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया है कि कंपनी की जनरल मीटिंग बुलानी है तो एक रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा जो कि 21 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म एज प्रमाउंडेड बाई आइहेरिंग, क्या बताया है इसमें कि जो थ्योरी है सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की, मतलब सामाजिक उपयोगिता की का जो सिद्धांत है वो प्रपाउंड किया गया है आइहेरिंग के द्वारा। उसमें क्या बताया गया है? देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल शुड गेट ग्रेटेस्ट प्लीजर। मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं उनको मैक्सिमम प्लेजर मिलना चाहिए। सेकंड है एसेंशियल बॉडी ऑफ लीगल रूल्स। लीगल रूल्स की जो एसेंशियल बॉडी है ऑलवेज बेस्ड अपॉन द सोशल फैक्ट्स ऑफ लॉ,
मतलब जो लीगल रूल्स बनाने वाली जो बॉडी है, ठीक है, वो हमेशा सोशल फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए रूल बनाएगी। थर्ड देखिए, ए बैलेंस इज टू बी स्ट्रक बिटवीन द कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। बैलेंस स्ट्रक मतलब जो बैलेंस स्ट्रक किया जाएगा, जो सोसाइटी में इंटरेस्ट है, कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट है, उसके बीच में बैलेंस किया जाएगा। और लॉ इज ए मीन्स टू सोशल एंड्स, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? लॉ इज ए मीन्स टू सोशल एंड्स। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुबारक एट अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंडर, मुस्लिम लॉ में मुबारक का मतलब क्या है? मुबारक किसको रेफर करता है? तो देखिए आपका आंसर क्या होगा इसमें? डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज विद म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट के साथ मैरिज को डिसॉल्यूशन करना मुबारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट वॉज रिमूव्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग न्यू सेक्शन। क्या कह रहे हैं? जो इंडियन डिवोर्स एक्ट का सेक्शन 10 है, उसका जो डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाला जो एस्पेक्ट है ना, उसको रिमूव किया गया नए सेक्शन को सब्सटीट्यूट करके। और वो कब किया गया? 2001 में। इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, उसमें उसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में कंपनीज का अमालगमेशन किस सेक्शन में किया गया है, ये पूछा है आपसे। तो आंसर होगा आपका थर्ड नंबर का, ठीक है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 396। सेक्शन 396 कंपनीज के अमालगमेशन करने की बात करता है। नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम शुड नॉट एक्सीड रुपीज। क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो आपका क्या आंसर होगा? 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू। ये क्या कह रहा है? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का जो सेकंड प्रिंसिपल है एवी डायसी का है, वो किससे रिलेट करता है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेट करता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। एवी डायसी ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज वॉज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन इन द ईयर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको ऑपरेशन में कब लाया गया? 1986 में उसको ऑपरेशन में लाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ऑपरेशन में लाया गया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इस 7 मेंबर्स बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर्स की बेंच थी अनएनिमसली स्ट्रक डाउन क्लॉज 2D ऑफ आर्टिकल 323A एंड क्लॉज 3D of Article 323B of Constitution relating to tribunals which excluded the jurisdiction of High Court and Supreme Court. The court held that power of judicial review over legislative action is vested in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of basic structure of Constitution. देखिए मैं आपको समझाती हूँ इसको। क्या बोला गया है? सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने उन अधिकरणों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 323 क के खंड 2 के घ तथा अनुच्छेद 323 ख के खंड 3 घ को प्रभावहीन कर दिया, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन करते हैं। न्यायालय ने अभिधारित किया कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में समाहित है। यह संविधान के मूल स्वरूप का अंगभूत भाग है। इस प्रकरण का नाम क्या है? ये आपको बताना है यहाँ पर
कि किस केस में ये कहा गया। तो किस में कहा गया, किहोतो होलोहोन बनाम जसी लहू में कहा गया है ये। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ए 7 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनएनिमसली स्ट्रक्ड। अच्छा, ये तो हमने कर लिया है। सॉरी, केस का नाम था इसमें एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है जो हमने अभी देखा है, इसका है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाई, मतलब डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को कैसे प्रूव किया जाता है, तो कैसे किया जाएगा, आइदर बाई प्राइमरी और बाई सेकेंडरी एविडेंस। तो हमारा आंसर होगा 1, आइदर बाई प्राइमरी और बाई सेकेंडरी एविडेंस। कहाँ दिया गया है, सेक्शन 61 में ये बात की गई है, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाई प्राइमरी एविडेंस और बाई सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाई सम पर्सन। क्या कह रहे हैं, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाई सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, मतलब किसी पर्सन ने खुद ने कुछ चीज़ होती देखी है या कोई डॉक्यूमेंट दिखा है, उसके कंटेंट को वो ओरल अकाउंट बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, किस टाइप का एविडेंस माना जाएगा इसको, तो सेकेंडरी एविडेंस ये माना जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डॉक्यूमेंट तो हो गया प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को किसी ने देखा है, डायरेक्टली देखा है खुद ने, और वो ओरल एविडेंस दे रहा है, तो वो माना जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, उस ऑफेंस का जिस्ट क्या है कि माइंड्स की मीटिंग थी, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स किस में बताया गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब होती है ना, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, तो कहाँ आएगा, सेक्शन 120A में आएगा। ठीक है, सेक्शन 120A आईपीसी का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, द डीएनए टेस्ट कैन नॉट रीबट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन एनवाइसेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कहना है कि जो डीएनए टेस्ट है वह रिवर्ट नहीं कर सकता, खंडित नहीं कर सकता, जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन आती है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 12 में, उसको द पार्टीज कैन अवॉइड द रिगर और सच कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। पार्टीज अवॉइड कर सकते हैं इस कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को ओनली बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस विच इज़ अ नेगेटिव प्रूफ, जो कि नेगेटिव प्रूफ है। इट वॉज सो हेल्ड इन विच केस, यह किस केस में हेल्ड किया गया, यह आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आपके केस का नाम क्या है यहाँ पर, शेख फ़खरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन। शेख फ़खरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन के केस में यह बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। द स्टेटमेंट्स ऑफ डेड पर्सन्स आर रेलिवेंट अंडर विच प्रोविजन। जो डेड पर्सन के स्टेटमेंट्स हैं वे किस प्रोविजन में रेलिवेंट बताए गए हैं, तो किस में है रेलिवेंट, आपका आंसर होगा 32 का 4। ठीक है, 32 के 4 में डेड पर्सन के स्टेटमेंट्स को रेलिवेंट बताया गया है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो भी पेपर हमने सॉल्व किया है उसके। तो नेक्स्ट वीडियो दोबारा जल्दी ही आएगा, और बने रहिए, लगातार देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ को देखने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। और प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होंगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।